एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक नौलखा और डिकोस्टा रहीम बख्श के साथ दूसरे कमरे में आ गए। रहीम बख्श तो उन्हें छोड़कर कहीं और चला गया और वो तीनों सूरत हाल पर इजहार ख्याल करने लगे। शारिक ने कहा, हम यहाँ बिल्कुल अजनबी हैं, किसी को ये भी मालूम नहीं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। फिर वो कौन लोग हो सकते हैं? नौलखे ने सज्जाद की तरफ बोलते हुए कहा, ये सारी साजिश उसी की है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है। डिकोस्टा ने कहा, तुम भी बहुत भोले हो नौलखे। बात दुश्मनी की नहीं, लेकिन अगर मामला किसी लड़की का हो तो वहाँ किसी दुश्मनी का होना जरूरी नहीं होता। समीना जैसी लड़कियां बहुत कम नजर आती हैं। उसी को देखकर उसकी नीयत में फतूर आ गया होगा। थोड़ी देर पहले रहीम बख्श ने बताया था कि ये सज्जाद 1 साल पहले बम्बई के मस्तान दादा के पास था। उसके साथ कोई फ्रॉड करके भागा था और मुल्ला बशीर पंजगोरी ने उसे पनाह दी थी। मुझे तो लगता है वो भी एक ड्रामा ही था। इस किस्म के लोग बड़े लंबे मंसूबे बनाया करते हैं। शारिक ने पूछा, मस्तान दादा कौन है? डिकोस्टा बोला, बम्बई का सोने का बहुत बड़ा स्मगलर है। कुछ अरसा पहले तक तो वो सिर्फ सोने की स्मगलिंग किया करता था, लेकिन फिर सुना था कि हेरोइन का पैसा भी उसके मुंह को लग गया। खलीज की रियासतों से जितना सोना वो स्मगल करता है उतना इस खित्ते के 7 स्मगलर मिलकर भी नहीं करते होंगे। तुम लोग इस लाइन में नए नए आए हो, आहिस्ता आहिस्ता सबके बारे में जान जाओगे कि कौन क्या करता है। शारिक ने कहा, अब बात मेरी समझ में आ रही है। तुम ये कहना चाहते हो कि ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत बम्बई के मस्तान दादा का गिरोह छोड़कर आया था और मुल्ला पंजगोरी के गिरोह में महज इसलिए शामिल हुआ था कि उसका एतमाद हासिल करने के बाद उसके राज मस्तान दादा को पहुंचाता रहे। डिकोस्टा ने कहा, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। अब तो ये मुल्ला बशीर पंजगोरी को ही पता होगा कि इस 1 साल के अरसे में उस गैंडे की वजह से उसे कोई नुकसान उठाना पड़ा है या नहीं। नौलखे ने कहा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है। जिस रोज हम लोग यहाँ आए थे उसके अगले ही रोज कोस्ट गार्ड वाले हमारे बारे में मालूम करने आए थे, जिन्हें रहीम बख्श ने भगा दिया था और मुल्ला पंजगोरी से उनकी शिकायत भी की थी और उन्हें उसी रोज मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। इससे एक बात तो ये जाहिर होती है कि इस मुल्ला पंजगोरी के ताल्लुकात बहुत हैं। और दूसरी बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि उन्होंने मुल्ला पंजगोरी से इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ किया हो। उन्होंने किसी तरह सज्जाद को अपने साथ मिला लिया हो और कहा हो कि अगर हम लोग यहाँ छुपे हुए हों तो उन्हें इत्तला दे दे। मेरे जहन में ये शुबा इसलिए भी उभरता है कि सज्जाद आज दिन भर डेरे से गायब रहा था। मुमकिन है उसने उन लोगों से मिलकर प्रोग्राम बनाया हो और जेटी वाले हिस्से की बत्तियां भी उसी ने बुझाई हों, हालांकि वो बत्तियां रात भर जलती रही हैं। डिकोस्टा ने पहलू बदलते हुए कहा, हो सकता है ये बात भी हो। बहरहाल हकीकत क्या है ये तो मुल्ला पंजगोरी के आने के बाद ही पता चलेगा। वो सब कुछ मालूम कर लेगा। वो बातें कर ही रहे थे कि हवेली के अंदर 2-3 गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी। वो तीनों उठकर दरवाजे में आ गए। एक मर्सिडीज कार थी और उसके आगे पीछे 2 जीपें थीं। हर जीप में 4-4 गनमैन बैठे हुए थे। वो तीनों वहीं खड़े गाड़ियों की तरफ देखते रहे। उस वक्त रात के 2 बजे थे और उस वक्त मुल्ला पंजगोरी की आमद का मतलब ये था कि उसने इस मामले को बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। मर्सिडीज कार का दरवाजा खुला और मुल्ला बशीर पंजगोरी बरामद हुआ। उसने वैसा ही लिबास पहन रखा था, लंबा सा चुगा, सर पर स्याह रेशमी रुमाल और हाथ में तस्बीह। उसने कार से उतरकर उन लोगों की तरफ सरसरी से अंदाज में देखा था, फिर अपने मखसूस कमरे में चला गया। रहीम बख्श भी उसके साथ ही कमरे में गया था। वो तीनों बरामदे में खड़े इंतजार करते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद रहीम बख्श कमरे से बाहर आया और उसने उनकी तरफ देखते हुए इशारा किया। वो तीनों उसके साथ कमरे में दाखिल हो गए। मुल्ला पंजगोरी मखसूस अंदाज में गाँव तकिए से टेक लगाए बैठा था। उसके दाएं हाथ में तस्बीह थी और तस्बीह के दाने मुसलसल चल रहे थे। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा संजीदगी थी। उसने उन तीनों को बैठने का इशारा किया तो वो उसके सामने कालीन पर बैठ गए। मुल्ला पंजगोरी ने कहा, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। इससे हम बलोचों की रिवायत को न सिर्फ शदीद धचका पहुंचा है बल्कि मेरे एतमाद को भी ठेस पहुंचाई गई है। हम बलोच तो मेहमानों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमारा कोई जानी दुश्मन भी मेहमान बनकर आ जाए तो हम अपनी रिवायात के मुताबिक अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी खिदमत करते हैं। लेकिन जहाँ जो कुछ भी हुआ उससे अगरचे मेरा या मेरे आदमियों का कोई दखल नहीं है, लेकिन मुझे इस पर शर्मिंदगी है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ मुख्तलिफ लोग गिरोह की सूरत में काम कर रहे हों
उनमें एक आध काली भेड़ भी घुस ही आती है। यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। अभी पता चल जाएगा कि किस्सा क्या है। मगर नौलखा भाई, पहले तुम बताओ हुआ क्या था। नौलखा उससे सूरत हाल से आगाह करने लगा। आखिर में वो कह रहा था, जब मैंने ये कहा कि इस गाड़ी के नंबर से उन लोगों के बारे में मालूम किया जा सकता है, और फिर मैं नंबर देखने के लिए झुका तो सज्जाद ने राइफल के बट से मुझ पर हमला कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, और फिर इसने भागने की कोशिश की, लेकिन राइफल मेरे हाथ में आ गई और मैंने गोली चला दी जो उसकी टांग में लगी और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। मैं उसे लेकर लॉन्च पर आ गया। हमसे भला उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। ये तो आपके खिलाफ साजिश है, आपको बदनाम करने के लिए, और ये आज दिन में गायब भी रहा था। मुझे तो शक है कि ये साजिश उसने दिन के वक्त ही किसी के साथ मिलकर तैयार की थी। जेटी के एरिया में रात को बत्तियां जलती रहती हैं, लेकिन आज वो बत्तियां भी बुझी हुई थीं। मुल्ला पंजगोरी ने पूछा, ये कहाँ गया था रहीम बख्श? रहीम बख्श बोला, ये तो ये बोलकर गया था कि इसे शहर से अपनी कुछ चीजें लानी हैं। मुल्ला पंजगोरी ने पूछा, और जेटी की बत्तियां कैसे बुझी हुई थीं? रहीम बख्श बोला, बात यह है वाजा, मैं और मोहम्मदीन 2-3 दिन से मुसलसल जागते रहे थे। आज हमने सज्जाद की ड्यूटी लगाई थी। मैं और मोहम्मदीन अपने कमरे में जाकर सो गए थे। फिर चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। पंजगोरी उठते हुए बोला, इस तरह तो शक उसी पर जाता है, तो चलो जरा उससे मालूम तो करते हैं। वो तीनों भी उठ गए। वो लोग कमरे से निकलकर बरामदे में चलते हुए उस कमरे की तरफ चलने लगे जहां सज्जाद को रखा गया था। बरामदे के सामने गाड़ियों के करीब मुल्ला पंजगोरी के गनमैन खड़े थे। वो लोग कमरे में दाखिल हो गए। सज्जाद बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था। मुल्ला पंजगोरी को देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने सज्जाद की तरफ देखते हुए हमदर्दाना और नर्म लहजे में कहा, सुना है तुम जख्मी हो गए हो, क्या हुआ वाजा सज्जाद? किसने गोली मारी है तुम्हें? उसका नाम तो बताओ। अभी देखो तुम्हारे सामने उसके टुकड़े करता हूँ। किस में इतनी हिम्मत है कि हमारे ही इलाके में हमारे ही आदमी को गोली मार दे? मुल्ला बशीर पंजगोरी के चेहरे पर नरमी और लहजे में हमदर्दी पाकर सज्जाद के चेहरे पर कुछ रौनक सी आ गई। वो हिम्मत पाकर नौलखे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है वाजा, इसने मुझे गोली मारी थी। इसने मुझे कत्ल करना चाहा था, मगर किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। मुल्ला बशीर पंजगोरी नौलखे की तरफ घूम गया। बोला, क्यों वाजा नौलखा, क्या तुमको पता नहीं था कि ये मेरा आदमी है? नौलखा हकला कर रह गया। वाजा पंजगोरी, अभी तो आ। शारिक और डिकोस्टा के चेहरों पर भी हवाइयां सी उड़ने लगी। मुल्ला पंजगोरी बोला, क्या तुम्हें पता नहीं था कि 1 साल पहले जब ये बंबई के मस्तान दादा के पास से भाग कर आया था तो मैंने इसे पनाह दी थी, और मैं जिसको पनाह देता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि बदतरीन दुश्मन भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि जब से ये सज्जाद मेरे पास आया है मैं 3 मरतबा भारी नुकसान उठा चुका हूँ। 2 मरतबा मेरी लॉन्चें पकड़ी गईं और तीसरी मरतबा बंबई में मेरे गोदाम पर छापा मारकर मेरे लाखों का माल पकड़ा गया। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं इसकी सारी हरकतों को नजरअंदाज करता रहा और इसे ढील दे रखी थी? नौलखे और शारिक वगैरह के चेहरों की रंगत एतदाल पर आने लगी। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो सज्जाद के जराइम गिनवा रहा था और उसे बावर करवा रहा था कि वो उसकी हरकतों से कभी भी बेखबर नहीं रहा था। इसके बरक्स सज्जाद के चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभरने लगे। वो वहशत ज़दा सी नजरों से मुल्ला बशीर पंजगोरी की तरफ देख रहा था। वाजा पंजगोरी बदस्तूर नरम लहजे में बोला, जब पहली मर्तबा समंदर में माल से भरी हुई मेरी लॉन्च पकड़ी गई थी तो मैं इसे महज एक इत्तेफाक समझा था, लेकिन उसके 1 महीने के बाद जब दूसरी लॉन्च पकड़ी गई तो मुझे शुबा हुआ कि मुखबरी की गई है। मैं सोचे बगैर नहीं रह सका था कि मेरे आदमियों में ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे खिलाफ मुखबरी करने की जुर्रत कर सकता। मुझे इस शख्स पर शुबा था। मैंने ये बात इसके कानों में डाल दी कि 2 दिन बाद मेरा माल बंबई के गोदाम में पहुंचने वाला है। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 3 दिन बाद गोदाम पर छापा पड़ा। पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने इसके सामने ये बताया कि मेरा लाखों का माल पकड़ा गया है। इसने अफसोस का इजहार किया, लेकिन इसकी आंखों में खुशी की चमक मैंने देख ली थी। अगरचे मेरे शुबे की तस्दीक हो गई थी कि वो मुखबर यही है, मगर मैंने इस पर जाहिर नहीं होने दिया। ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। मैं इसे एक और मौका देना चाहता था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, 3-4 दिन पहले मैंने इसे बताया कि पाकिस्तान की एक पार्टी के कुछ आदमी मेरे पास आए हुए हैं। उससे अगले ही रोज कोस्ट गार्ड के 2 आदमी चेकिंग के लिए यहाँ भी पहुंच गए। रहीम बख्श ने मुझे इत्तला दी तो मैंने उन्हें नौकरी से ही निकलवा दिया। सज्जाद के बारे में मेरा ख्याल था कि ये तुम लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश करेगा, लेकिन इसने शायद कुछ और ही सोचा था। मुझे मालूम है कि उस लड़की को कौन उठाकर ले गया होगा और मैं 1-1.5 घंटे में उसे बरामद कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी जबान से सुनना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। फिर वो सज्जाद की तरफ घूम गया। बोला, क्यों वाजा सज्जाद? इस मर्तबा उसके होंठों से निकलने वाली आवाज सांप की फुनकार से मुशाबे थी। खुद बताओगे वो लड़की कहाँ है या मैं अपने आदमियों से कुछ कहूँ? सज्जाद कांप गया।
बोला, मैं कुछ नहीं जानता। मुल्ला पंजगोरी फुनकारा, नहीं का लफ्ज मैंने कभी नहीं सुना। सज्जाद बोला, वाजा मैं। मुल्ला बशीर ने उसकी बात काटते हुए रहीम बख्श की तरफ देखा। रहीम बख्श, हम दूसरे कमरे में बैठे हैं, इससे 5 मिनट में मालूम करो कि लड़की कहाँ है। अगर तुम चाहो तो बाहर से किसी को मदद के लिए बुला सकते हो। और मोहम्मदीन, वाजा तुम हम लोगों को चाय तो पिलाओ। मुल्ला बशीर पंजगोरी शारिक वगैरह को लेकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर के बाद सज्जाद की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। मोहम्मदीन कहवा लेकर आ गया, लेकिन रहीम बख्श ने अभी तक आकर रिपोर्ट नहीं दी थी। वो लोग चाय पी रहे थे कि रहीम बख्श आ गया। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, क्या बताया उसने? रहीम बख्श ने कहा, लड़की को सलमान और उसके साथी उठाकर ले गए हैं। मुल्ला बशीर पंजगोरी ने पूछा, सलमान कौन? रहीम बख्श बोला, कोस्ट गार्ड का वो आदमी जो यहाँ आया था और जिसे आपके कहने पर नौकरी से निकाल दिया गया था। मुल्ला पंजगोरी ने कहा, मुझे पहले ही शुबा था। वो लोग शायद लड़की को अपने महकमे के अफसरों के सामने पेश करके ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने अपने डेरे में गैर मुल्कियों की मौजूदगी के बारे में झूठ बोला था। वो मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। लड़की को कहाँ लेकर गए हैं? रहीम बख्श ने कहा, मुर्शिद के डेरे पर। मुल्ला पंजगोरी बोला, 3-4 आदमियों को लेकर जाओ और लड़की को लेकर आओ। उनके कितने भी आदमी मरते हैं मर जाने दो, मैं सुबह से पहले पहले उसको यहाँ देखना चाहता हूँ। रहीम बख्श ने कहा, सज्जाद का क्या करे वाजा? मुल्ला बशीर पंजगोरी ने मुंह से जवाब देने के बजाय बाएं हाथ के अंगूठे से नीचे की तरफ इशारा कर दिया। रहीम बख्श बोला, समझ गया वाजा। नौलक्खे ने कहा, वाजा अगर आप इजाजत दो तो मैं इसके साथ चला जाऊं। मुल्ला बशीर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने नौलक्खे को उन लोगों के साथ जाने की इजाजत दे दी। नौलक्खा रहीम बख्श के साथ उस कमरे में आ गया जहां वो लोग सज्जाद को छोड़कर गए थे। उस वक्त सज्जाद को देखकर नौलक्खा कांप उठा। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून ना बह रहा हो। फर्श भी दूर दूर तक खून से तर हो रहा था। सज्जाद मरा नहीं था, जिंदा था। उसकी आंखें बंद थीं मगर वो होश में था। आहट सुनकर उसने आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखें फौरन ही बंद हो गईं। रहीम बख्श ने 2 आदमियों को बाहर से बुलवाया। वो भी स्याह लिबास पहने हुए थे और उनके सरों पर भी रिवायती अंदाज में स्याह रुमाल बंधे हुए थे। रहीम बख्श बोला, इसको उठाकर जीप में डालो और एक बड़ी रस्सी भी ले लो। मौला दाद और दादू से कहो वो भी जीप में बैठ जाएं। तुम लोग भी जीप में बैठो और असलहा अपने पास रखो। वो दोनों जख्मों से चूर सज्जाद को उठाकर एक जीप की तरफ ले गए। उनमें से एक का नाम मौला बख्श था और दूसरे को रहीम बख्श ने तुर्बती के नाम से मुखातिब किया था। रहीम बख्श के अपने पास भी एक ऑटोमेटिक राइफल मौजूद थी जिसमें एक मैगजीन तो फिट था और एक फाजिल मैगजीन उसके साथ डोरी से बंधा हुआ था। वो एक कमरे से जाकर एक और राइफल ले आया, उसके साथ भी 2 मैगजीन थे। उसने दूसरी राइफल नौलक्खे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, राइफल चलाना जानते हो ना वाजा नौलक्खा? नौलक्खा उसे राइफल लेकर चेक करने लगा। बोला, जिंदगी में यही सब कुछ तो सीखा है वाजा। वो सब लोग एक जीप पर सवार हो गए। जीप के पिछले हिस्से में 2 सीटें आमने सामने थी। मौला बख्श और दादू एक सीट पर बैठे थे और तुर्बती और मौला दाद सामने वाली सीट पर। उन चारों के पास उसी किस्म की ऑटोमेटिक राइफलें थीं। उनके दरमियान फर्श पर सज्जाद पड़ा था। उसके जिस्म को बार बार हल्के हल्के झटके लग रहे थे। रहीम बख्श ड्राइविंग सीट पर बैठा था और नौलक्खा उसके साथ वाली सीट पर। जीप स्टार्ट होकर हवेली के गेट से निकली। कुछ दूर तक पुख्ता सड़क पर दौड़ती रही, फिर सड़क छोड़ दी गई। अब जीप रेगिस्तान में दौड़ रही थी। रेत सख्त थी और हेडलैम्प्स की रोशनी में झाड़ियां बकसरत नजर आ रही थीं। जीप तकरीबन 1 मील तक वीराने में दौड़ती रही, फिर एक जगह रुक गई। हेडलैम्प्स की रोशनी में टीला नुमा छोटी छोटी चट्टानें नजर आ रही थीं। सन्नाटे में शोर की आवाज सुनकर नौलक्खे को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन चट्टानों के दूसरी तरफ समंदर था जिसकी लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। रहीम बख्श की हिदायत पर दादू और तुर्बती ने जख्मी सज्जाद को जीप से उतारकर जमीन पर डाल दिया। मौला दाद एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया जिसे रस्सी की मदद से सज्जाद के सीने पर बांध दिया गया और फिर तुर्बती और दादू सज्जाद को उठाकर चट्टानों की तरफ ले गए। वो कुछ देर तक हेडलैम्प्स की रोशनी में नजर आते रहे, फिर चट्टानों के पीछे गायब हो गए। 10 मिनट के बाद वो खाली हाथ वापस आ गए। नौलक्खे को समझने में देर न लगी कि वो लोग सज्जाद को समंदर में फेंक आए थे। तुर्बती और दादू ने कुछ रेत उठाकर जीप के फर्श पर डाल दी जहां सज्जाद के जिस्म से बहने वाला खून बिखरा हुआ था। वो लोग जीप पर बैठ गए और जीप एक बार फिर हरकत में आ गई। इस मर्तबा जीप का रुख मुखालिफ समत में था। जब वो लोग हवेली से रवाना हुए थे तो 3 बजे थे। जीप तकरीबन 1.5 घंटे तक तेज रफ्तारी से दौड़ती रही। पिछली सीट पर बैठे हुए दादू वगैरह बलोची जबान में बातें कर रहे थे, जबकि अगली सीट पर बैठा हुआ नौलक्खा हेडलैम्प्स की रोशनी में खामोशी से सामने देख रहा था। दाएं तरफ बहुत दूर कहीं कहीं झिलमिलाती हुई सी रोशनियां दिखाई दी थीं, मगर उनके रास्ते में वीराने के सिवा कुछ नहीं था। दफतन रहीम बख्श ने जीप की तमाम बत्तियां बुझा दी। नौलक्खा एकदम उछल पड़ा। रोशनियां बंद कर देने के बावजूद जीप की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था।
जीप किसी अनदेखे खड्ड में भी गिर सकती थी, लेकिन रहीम बख्श तकरीबन 15 मिनट तक जीप को उसी रफ्तार से दौड़ाता रहा। फिर जब उसने रफ्तार कम की तो नौलक्खे के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। जीप अब ढलान पर थी, लेकिन उसकी रफ्तार बतदरीज कम हो रही थी। रहीम बख्श शायद उस ढलान की वजह से मोहतात हो गया था। तकरीबन 2 मील का मजीद फासला तय हो जाने के बाद जीप की रफ्तार मजीद कम हो गई। सामने बहुत दूर किसी कदर दाईं तरफ टिमटिमाती हुई सी एक रोशनी नजर आ रही थी। लगता था जैसे किसी ऊंची जगह कोई बल्ब लगाया गया हो। रहीम बख्श ने पीछे मुड़कर देखे बगैर दादू से मुखातिब होकर कुछ कहा। उसने भी जवाब में कुछ कहा और रहीम बख्श ने जीप बाईं तरफ मोड़ दी। उस तरफ कुछ ही आगे जाकर कद्दे आदम झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। झाड़ियों में काफी अंदर जाने के बाद रहीम बख्श ने जीप रोक ली और इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद होते ही वो सब लोग नीचे उतर आए और झाड़ियों में एक तरफ चलने लगे। नौलक्खा रहीम बख्श के साथ साथ चल रहा था। झाड़ियां कांटेदार थीं। नौलक्खे के हाथों पर 1-2 जगह खराशें भी आई थीं, जिनमें जलन सी होने लगी थी। तकरीबन 1 मील तक झाड़ियों में चलते हुए वो दाएं तरफ मुड़ गए। अब वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे जो लम्हा बलम्हा करीब आती हुई महसूस हो रही थी। नौलक्खे को समझने में देर न लगी कि यही वो जगह थी जहां उन्हें छापामार कार्रवाई करना थी, और गालिबन उसी जगह को रहीम बख्श ने मुर्शद के डेरे का नाम दिया था। तकरीबन निस्फ मील तक चलते रहने के बाद वो एक जगह रुक गए। अब वो इमारत भी नजर आ रही थी जिस पर बल्ब जल रहा था। उसके अतराफ में ऊंची 4 दीवारी थी और दाखिले का गेट गालिबन दूसरी तरफ था। नौलक्खे के अंदाजे के मुताबिक वो इमारत वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी। वो सब लोग रुककर बलोची जबान में आपस में मशवरे करने लगे। नौलक्खा खामोश खड़ा तारीकी में इधर उधर घूमता रहा। उनकी बातों का एक लफ्ज भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो तकरीबन 5 मिनट तक आपस में मशवरे करते रहे और फिर आगे चल पड़े। अब वो मुख्तलिफ अंदाज में चल रहे थे। उन सब ने राइफलें तान रखी थी जिन्हें किसी भी लम्हे इस्तेमाल किया जा सकता था। नौलक्खे ने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी थी जिनमें चंद फौजी कमांडोज किसी खास मिशन पर रवाना होते हैं। उस वक्त नौलक्खा भी अपने आप को किसी ऐसे ही मिशन का एक हिस्सा समझ रहा था, और हकीकत भी ये थी कि ये एक कमांडो ऑपरेशन ही था जिसमें जान जाने का खतरा भी था। नौलक्खा अपने आप में अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा था। अपने मुल्क में रहते हुए उसका कई मरतबा पुलिस से मुकाबला हुआ था। मुख्तलिफ पार्टियों से महाज आराई होती रहती थी, लेकिन ऐसी सनसनी उसने कभी महसूस नहीं की थी। इसकी वजह गालिबन ये थी कि ये एक अजनबी मुल्क था, अजनबी लोग थे। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद वो एक बार फिर रुक गए। अब आगे झाड़ियां कुछ छिद्री हो गई थी और वैसे भी अब आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत थी, क्योंकि वो लोग भी गैर मोहतात नहीं होंगे। रहीम बख्श ने सरगोशी की, दादू, मौला बख्श, तुम दोनों उस तरफ जाओ और दीवार के साथ घूमकर दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। मौला दाद और तुर्बती, तुम दोनों सामने से दीवार पर चढ़ो, लेकिन तुम दोनों के दरमियान कम से कम 15 मिनट का फासला होना चाहिए। तुम लोग उस वक्त तक फायर नहीं करोगे जब तक किसी और तरफ से फायर ना हो। और नौलक्खा, तुम मेरे साथ आओ। वो चारों रहीम बख्श की हिदायत के मुताबिक बताई हुई समतों में चल दिए, जबकि नौलक्खा रहीम बख्श के साथ दाएं तरफ चलने लगा। झाड़ियां अब बहुत ही छिद्री हो गई थीं और अंदेशा था कि तारीकी होने के बावजूद वो किसी की नजरों में ना आ जाएं। दीवार के करीब पहुंचकर वो रुक गए और फिर उसके साथ चिपक कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। रहीम बख्श आगे था और उसके 4 कदम के फासले पर नौलक्खा। दीवार के मोड़ पर पहुंचकर वो एक बार फिर रुक गए। रहीम बख्श ने झांक कर दूसरी तरफ देखा और फिर नौलक्खे को इशारा करता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। नौलक्खा भी बहुत एहतियात से कदम उठाता उस तरफ मुड़ गया। उस तरफ तकरीबन 20 गज आगे गेट था, मगर वहां रोशनी का बंदोबस्त नहीं था। अगर कोई बंदोबस्त था भी तो बत्ती नहीं जलाई गई थी। वो अभी गेट से चंद गज के फासले पर थे कि हवेली के पिछली तरफ से अचानक ही फायर की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। जिस तरफ से फायर की आवाज सुनाई दी थी उस तरफ दादू और मौला बख्श गए थे। गालिबन उन्हें देख लिया गया था, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये पहली गोली किसने चलाई थी, दादू वगैरह ने या मुखालिफ पार्टी के किसी आदमी ने। रहीम बख्श दौड़ता हुआ गेट के करीब पहुंच गया। नौलक्खे ने भी उसका साथ देने में ताखीर नहीं की थी। रहीम बख्श गेट पर चढ़ रहा था कि ज़ेली दरवाजा खुला और एक आदमी चीखता हुआ बाहर निकला। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। वो रहीम बख्श की तरफ राइफल सीधी करना ही चाहता था कि नौलक्खे ने अपनी राइफल को नाल से पकड़कर लठ की तरह घुमा दिया। राइफल का बट उस शख्स की खोपड़ी पर लगा। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई थी। राइफल उसके हाथ से छूट कर गिर गई। अब हवेली में मुख्तलिफ समतों में फायरिंग हो रही थी। साफ जाहिर था कि दोनों पार्टियां टकरा गई थीं। रहीम बख्श इस दौरान गेट के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन नौलक्खा उससे पहले ही ज़ेली दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दफतन इमारत की तरफ से एक शोला चमकते देख कर नौलक्खा बड़ी फुर्ती से जमीन पर गिर गया। ठीक उसी लम्हे सनसनाती हुई गोली उसके सर के ऊपर से गुजर गई
अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो ये गोली नौलक्खे को हमेशा हमेशा के लिए ढेर कर देती। नौलक्खे ने उस तरफ देखा जहां से गोली चलाई गई थी। जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो बरामदे के एक सुतून की आड़ में था। बरामदे में तारीकी थी। एक सुतून के करीब हरकत महसूस करते ही नौलक्खे ने फायर कर दिया और खुद भी बड़ी फुर्ती से वहां से हट गया। उसके फौरन ही बाद बरामदे की तरफ से गोली चलाई गई थी जो ठीक उसी जगह लगी थी जहां चंद सेकंड पहले नौलक्खा मौजूद था। नौलक्खे ने इधर उधर देखा। रहीम बख्श उसे अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता बाईं तरफ एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। नौलक्खा रेंगता हुआ उस गाड़ी के पीछे चला गया और गाड़ी की आड़ में रुककर एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 10 गज आगे एक छोटा सा चबूतरा था। नौलक्खा उस चबूतरे की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि एक फायर हुआ। गोली उससे तकरीबन 3 फुट आगे जमीन पर लगी। नौलक्खा दोबारा गाड़ी की आड़ में दुबक गया। वो उस चबूतरे की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि अगर वहां तक पहुंच जाए तो इमारत में दाखिल होना आसान हो जाए। 3-4 समतों से फायरिंग हो रही थी। इस फायरिंग से नौलक्खे को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उस हवेली में कम से कम 6 आदमी मौजूद थे और सब के सब फायरिंग कर रहे थे। दफतन दाईं तरफ से एक चीख सुनाई दी। 6 में से एक आदमी या तो कोई गोली लगने से खत्म हो गया था या जख्मी हुआ था। चंद सेकंड बाद ही एक और चीख सुनाई दी।